हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज पार्ट 12 में मैं सभी 12th साइंस के बच्चों का इस लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में मैं स्वागत करता हूं। प्रीवियस पार्ट 11 में स्टूडेंट हम लोग स्टडी किए थे कि किस तरह से डाइल्यूशन के चेंज करने पर, डाइल्यूशन को बढ़ाने पर उसके कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में किस तरह का वेरिएशन होता है। आई होप कि आपको प्रीवियस पार्ट 11 पूरी तरह से क्लियर होगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग पार्ट 12 पे जो स्टडी करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलरोज लॉ। कोलरोज लॉ पर बात करेंगे स्टूडेंट आज, और साथ ही साथ कोलरोज लॉ के एप्लीकेशन पर बात करेंगे जो आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन से रहता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसका नाम है कोलरोज लॉ। कोलरोज लॉ फ्रेडरिक कोलरोज ने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप इसे बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो कोलरोज का कहना यह है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बताओ इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन का कारण कौन है? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन का कारण या कंडक्टिविटी का कारण या कंडक्टेंस का कारण या मोलर कंडक्टिविटी का कारण उसके आयन है। आपको याद होगा जितना नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब होता है आप जानते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी तब इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है जब उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस हो, तब उस कंडक्टेंस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोलरोज लॉ का एक्सपेरिमेंट, कोलरोज लॉ के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ, ये कंक्लूजन उनका आया कि कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है वो रिप्रेजेंट करता, आप इसे रिप्रेजेंट कह लो या इक्वल कह लो, बात एक ही है, इक्वल भी बोल सकते हैं। उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो इक्वल होगा, रिप्रेजेंट या इक्वल एक ही चीज है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कैटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया जाए, इंडिविजुअल आयन्स के नंबर का कंडक्टिविटी को सम कर दें, सम मतलब जोड़ दें, कैटायन का भी और एनायन का भी, तो वो सम होने पे जो रिजल्ट होगा वो जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट कि इफ एन इलेक्ट्रोलाइट दस यदि इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएशन गिव्स n प्लस आयन, कौन सा आयन, कैटायन। मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट किया और उसमें n मतलब नंबर ऑफ कैटायन और n माइनस मतलब नंबर ऑफ एनायन, इतना कैटायन और इतना एनायन क्या हुआ, बोले कंट्रीब्यूट हुआ, तो इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव इट इज गिवन एज, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन एज। बताइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बोले क्या, मोलर कंडक्टिविटी, देखिए यहाँ जीरो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, इस लेमडा को तुम लोग पढ़ते हैं, लेमडा एन को पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, लेकिन इस जीरो का मतलब क्या हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो। कभी कभी यहाँ पर जीरो की जगह इनफाइनाइट का भी साइन रहता है, तो इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा डाइल्यूशन और जीरो का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं डाइल्यूशन जहाँ बढ़ता है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन घटता है। जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, जीरो। तो उसको क्या पढ़ेंगे, इस टर्म को पढ़ेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने कहा था जब बोलिए कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो, है ना, या डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो, तो उस मोलर कंडक्टिविटी के मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या पढ़ाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, बोलिए n क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, हर कैटायन का अपना एक आयनिक कंडक्टिविटी होगा जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर। तो ये जो लेमडा प्लस जो देख रहे हैं या यहाँ जो प्लस देख रहे हैं कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस आयन का, कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन प्लस एनायन का आयनिक कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। या n क्यों लिखे हैं, क्योंकि n हमारा इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, इसमें कितना कैटायन कंट्रीब्यूट होगा या कितना एनायन कंट्रीब्यूट होगा। चलिए हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए हम NaCl की बात करें, जैसे मान लो हमारा सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और Cl माइनस,
यानी 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, यानी नंबर ऑफ केटन 1 और क्लोराइड आयन भी 1। इसलिए यहां लिख दिए, क्या लिखें स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, बोलिए, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन यानी सोडियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, बोलिए, क्लोराइड आयन। केटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी ऐड कर दिया जाए तो उस इलेक्ट्रोड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पर या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग का रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है। यानी किसी इलेक्ट्रोड का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा उसकी केटायन और एनायन, इंडिविजुअल नंबर ऑफ केटायन और इंडिविजुअल नंबर ऑफ एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी के सम ऑफ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एन, यहाँ एन, तो यहाँ पर एन आपका कितना, सोडियम 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ क्लोराइड 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। 1 को लिखेंगे क्या, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 into जितना है उतना ही ना होगा। यदि मान लिया इलेक्ट्रोड CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो जब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, कैल्शियम 2 प्लस और Cl माइनस, तो 2Cl माइनस होगा ना। इसलिए देखिए यहाँ क्या लिखे, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ कैल्शियम प्लस, अब यहाँ 2 into क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन जब टूटेगा तो 2 क्लोराइड आयन कंट्रीब्यूट होगा, इसलिए यहाँ 2 into लिखे हैं, तो 2 into आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, बोलिए क्या, क्लोराइड आयन। तो यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्डोस लॉ। तो ना कोर्डोस लॉ, तो एक बार फिर सुनिए, कोर्डोस लॉ का कहना है कि जब भी कोई इनफाइनाइट डिल्यूशन पर जब कोई इलेक्ट्रोड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि हमको फाइंड करना हो तो केटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी को यदि हम सम कर दें तो उसका पता चल जाता है कि उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोड का कितना होगा, लेकिन कब, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन। समझ आ गया, और समझ आ जाएगा जब हम इसका एप्लीकेशन की ओर जाएंगे। चलिए एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोर्डोस लॉ। अब हम बात कर रहे हैं कोर्डोस लॉ के एप्लीकेशंस पर। चलिए एप्लीकेशन नंबर 1, कोर्डोस लॉ की सहायता से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रो नॉट स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए लैम्डा है, लैम्डा के ऊपर 0, 0 का मतलब है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या इनफाइनाइट रहने का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट रेजोल्यूशन। तो हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बोलिए क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, आप सॉल्व का वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही क्यों, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बताएंगे थोड़ी देर में। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग का है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको मालूम है कि गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा इसको भी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो मालूम है तो कंप्लीट डिसोसिएट करता है, ठीक है। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब जो सॉल्ट आसानी से न घुले, कम से कम घुले, वैसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कोर्डोस लॉ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 1 by 1 इसके एप्लीकेशन पर हम आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉल्व होता है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड करना मतलब नहीं समझे, बताते हैं। देखिए ये ग्राफ आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ ऊपर से जाता था स्ट्रेट लाइन में और जाके यहाँ पे मतलब मिल जाता था इस पॉइंट पर तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर। कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना भी आप उसकी डिल्यूशन बढ़ाओ, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू, आपका पिक वैल्यू आपको डिटरमाइन करना आसान नहीं होगा। आप कितना भी आप डिल्यूशन बढ़ा दो, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइंड करना आसान नहीं होगा। चूंकि ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ कैसा जा रहा है। ये ग्राफ इनिशियली क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के कम होने से और डिल्यूशन के ज्यादा होने से कर ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। लेकिन ये ग्राफ देखिए इस लाइन के पैरेलल चला गया। पैरेलल मतलब यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिलने का मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना आसान नहीं है। तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड इजिली, इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग कोर्डोस लॉ। कोर्डोस लॉ यूज करके हम ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बोलिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। मगर कैसे, चलिए देखते हैं। मान लो इसके लिए हमें क्या रहेगा स्टूडेंट, हम लोग के लिए इसके लिए कुछ डाटा दिया रहेगा। अब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको।
इसके लिए आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपका दिया रहेगा, और उस डाटा की सहायता से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का बोलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ कैसा इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी जानकर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we can determine molar conductivity of acetic acid CH3COOH, this is the acetic acid। बताइए वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? बिल्कुल ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी पता रहना चाहिए। बाय नोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट, दिस इज द सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग होता है, NaCl और HCl, तीनों के तीनों हमारा सॉल्ट है, और ये सॉरी तीनों के तीनों नहीं, HCl तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। यदि इन तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो तो हम इस एसिटिक एसिड का बोलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे कोर्डोस लॉ। चलिए कोर्डोस लॉ के अकॉर्डिंग समझा जाए, सोचा जाए, तो यदि हम सोडियम एसीटेट की बात करें, इसकी बात करें, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू कोर्डोस लॉ स्टेटमेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, आपको याद होगा आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन का और आयनिक कंडक्टिविटी एनन को यदि हम दोनों को सम कर दें तो उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिव लिमिटिंग वैल्यू इसके बराबर हो जाता है। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए। यदि यही चीज हम HCl के लिए बात करें, HCl ये हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ या बोलेंगे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस एल के इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोर्डोस लॉ। इससे इक्वेशन 2 मान लिए। अब आ जाए इक्वेशन 3 में NaCl के लिए। NaCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पर या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे लिखेंगे, उसी तरह जिस तरह इन दोनों को लिखे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। हम इसे इक्वेशन 3 मान लिए। बस कुछ नहीं है, इक्वेशन का खेल है, इक्वेशन का खेल करके यूज करके इन तीनों इक्वेशन का हेल्प लेके हम आसानी से एसिटिक एसिड का बोले क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले हमारा एम रिएक्शन क्या होगा, एम रिएक्शन यही ना होगा, बोलिए ये क्या लिखे हैं, एसिटिक एसिड का आयनिक कंडक्टिविटी और ये हमारा हाइड्रोजन आयन एसिड का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसी तरह निकालना हम लोग को है, तो इसको भी हम कोर्डोस लॉ के हिसाब से ऐसे लिख के सोच सकते हैं। चलिए लिख दिए, इक्वेशन 4 मान लिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को कुछ ऐसा करेंगे कि फाइनल जब उस सभी रिएक्शन को हम सम करें तो ये रिजल्ट हमें मिले, ये रिएक्शन का रिजल्ट मिले। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, इक्वेशन 1 को हम 2 से ऐड करते हैं, 1 को 2 से ऐड करेंगे, लेफ्ट को राइट को, और 3 इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों किया, ताकि हमें ये रिएक्शन हमें मिल सके। देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 आपके सामने है, इक्वेशन 1 ये इसका वैल्यू इज द सोडियम एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस इक्वेशन 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl, लेफ्ट को राइट को ऐड करेंगे सर। चलिए, और इक्वेशन 3 को हम क्या करने बोले, माइनस करने बोले। देखिए माइनस कर दिए है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल टू, अब राइट वाले को करते हैं इक्वेशन इस तरह से, तो हम क्या किए, राइट वाले को एसिटेट आयन प्लस दिस इज द एसिटेट आयन, ये एसिटेट आयन है, ठीक है, उसके बाद प्लस सोडियम आयन, दिस इज द प्लस सोडियम आयन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्लस में ये प्लस इक्वेशन 2 है, तो प्लस हाइड्रोजन आयन का आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है, प्लस क्लोराइड आयन का, ठीक है, माइनस किसको किए, 3 को, तो 3 को ना ये है ना, तो ये आयनिक कंडक्टिविटी किसका, क्लोराइड आयन का। ओके, तो चलिए हम इक्वेशन 1 को 2 से ऐड किए और 3 के साथ क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। क्यों ऐसा किए, ताकि हमारा एम रिएक्शन में एसिटिक एसिड का बोले क्या मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो सके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सके। अब जरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट,
यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कुछ कुछ कैंसिल होता आपको दिखाई देगा। एक्चुअली में आप जब इसको टोटल करोगे तो आएगा टोटल वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। बताते हैं कैसे। देखिए CH3COONA प्लस HCl प्लस माइनस NaCl, राइट। अब जरा यहाँ देखिए ये Na प्लस है, माइनस में है, ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस प्लस कैंसिल, और ये H प्लस सॉरी ये क्लोराइड आयन प्लस में और ये क्लोराइड आयन माइनस, ये भी दोनों कैंसिल होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, सोडियम आयन भी कैंसिल हो गया। बचा क्या बोलिए? बचा हमारा ये एसिटेट आयन का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन आयन का। तो ये दोनों मिलके ऐड होके यही ना मिलेगा क्या? यही ना मिलेगा। दिस द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। नहीं सुनना? इन इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड किए और 3 इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब लेफ्ट को और राइट को इस अकॉर्डिंग हम पहले तो सारा रख दिए, सारे मॉलिक्यूल्स के कंडक्टिविटी को रख दिए। रखने के बाद हमने देखा कुछ कैंसल आउट हो रहा है। क्या कैंसल आउट हो रहा है? ये कैंसल हो गया इससे, ये कैंसल हो गया इससे, तो बचा क्या? ये बचा और ये बचा। सभी दोनों के ऐड करोगे तो यही ना होगा। इसका मतलब इन तीनों को यदि आप इसको दोनों को प्लस करते उसका माइनस करते तो इसका जो वैल्यू होगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड के बराबर होगा। हमने क्या बोला कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें डाटा में दिया हो तो हम आसानी से वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल में क्या रहेगा? इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा और आपसे इसका पूछा जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इनको माइनस करेंगे। अब ऐसा दोनों को प्लस और माइनस क्यों किए? क्योंकि हमारा एम रिएक्शन ये था हमें ये टर्म मिले, और ये टर्म कैसे मिलेगा? जब इक्वेशन 1 और 2 के साथ प्लस करेंगे और 3 के साथ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तभी ना ये क्लोराइड कैंसिल होगा और सोडियम आयन कैंसिल होगा, तब यही ना बचेगा जो हमारा एम रिएक्शन है। तो ना, तो ये इस इक्वेशन का खेल है। ये तीनों इक्वेशन की सहायता से ऐसे न्यूमेरिकल को बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इसको और आसान बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट, देखिए हम बोले थे ना कहीं कहीं इनफाइनाइट लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है। जब ये इनफाइनाइट लिखा रहेगा तो हमको क्या पढ़ेंगे? बोलिए, इसको आप पढ़ सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या आप पढ़ सकते हैं इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या पढ़ सकते हो? इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। 0 लिखने का मतलब होता है 0 कॉन्सेंट्रेशन पर, और ये इनफाइनाइट लिखने का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। दोनों एक ही बात है। तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका? बोलिए, एसिटिक एसिड का। ओके, तो हमारा डाटा में क्या दिया हुआ है? HCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और यहां तक कि सोडियम एसीटेट का भी मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ओके, चलिए कोल्डोस लॉ का इस्तेमाल करें। अकॉर्डिंग टू कोल्डोस लॉ यही ना होता है, इस HCl का मोलर कंडक्टिविटी को केटायन और एनोन का सम कर सकते हैं। NaCl को ऐसा लिख सकते हैं और सोडियम एसीटेट को ऐसा लिख सकते हैं। हमने कहा था इक्वेशन का खेल है। तो हमारा नाउ एसिटिक एसिड का हमें ये निकालना, ये हमारा एम रिएक्शन, ठीक है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इन दोनों का कंट्रीब्यूटेड आयन का केटायन और एनोन का सम का जो आयनिक कंडक्टिविटी के जब हम ऐड करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड के मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है अकॉर्डिंग टू कोल्डोस लॉ। हमारा एम रिएक्शन ऐसा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए अभी हमने जो प्लस और माइनस किया, इसको इसके साथ देखिए सोडियम एसीटेट को प्लस HCl को दोनों को ऐड किए और NaCl के साथ क्या किए? माइनस किए। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं। अब इन क्या करेंगे? इसको जब इस दोनों को प्लस करेंगे सोडियम एसीटेट होगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट HCl होगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? मोलर कंडक्ट इनफाइनाइट से NaCl होगा। यही ना होगा अकॉर्डिंग टू कोल्डोस लॉ। अब वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 91 जो आपका वैल्यू दिया हुआ था 91 सोडियम एसीटेट का, 426 HCl का, HCl का 426 पुट कर दिए। 126 किसका? बोलिए 126 NaCl का, हम 126 पुट कर दिए। ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 391 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
तो ना, तो हमें कुछ इक्वेशन का खेल है कि इसमें गिवन डाटा की सहायता से हम ऐसा इक्वेशन मान ले और एड और सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें जो जिस इलेक्ट्रोलाइट का हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना होता है हम आसानी से कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, हम इसका पीडीएफ आपको भेजेंगे, पीडीएफ नोट्स तो भेजेंगे ही, साथ साथ कुछ होमवर्क में, कुछ असाइनमेंट के रूप में कॉर्डोट लो के जितने एप्लीकेशन आज बता रहे हैं टोटल उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी भेजेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, जरूर बनेगा, एकदम घबराना नहीं है, आसान है, जब बना लेंगे तो समझ में आपको आने लगेगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो होमवर्क में लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, अमोनियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, तीनों का दिया हुआ है। और निकालना किसका है, NH4OH का। NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एज वीक बेस है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी वीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और हमें फाइंड करना है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो उसी तरह करना है, क्या कोडोस में उसको पहले केटायन आयनिक कोड देना है और इक्वेशन मान लेना है और इक्वेशन को एड और सब्ट्रैक्ट करना है। आपको आसानी से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारा पहला एप्लीकेशन हमने सीखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट मोलर डिल्यूशन पर या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना कि कितना उसका डिसोसिएट करने का एक्सटेंट होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पहले ही बताए हैं। देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या जानने की जरूरत है और उसका फॉर्मूला क्या है। बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर, इनफाइनाइट पे नहीं, एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर यदि किसी का मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों चीज आप जान लेते हैं तो आसानी से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने पे चेंज होता है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर यह कहलाता है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर यदि मोलर कंडक्टिविटी दिया हो और गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर आप यदि मोलर कंडक्टिविटी आप फाइंड कर लेते हैं तो दोनों जानकर हम आसानी से इसका अल्फा हमले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, इसको पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी जो है, और इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों जानकर हम उसका अल्फा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ज्यादा क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे। बाय यूजिंग अल्फा, यदि हम अल्फा फाइंड कर लेते हैं इस रिलेशन से तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी किसी भी एसिड का फाइंड कर सकते हैं। याद कीजिए, इक्विलिब्रियम टेस्ट में हम अल्फा पर जिक्र किए थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी जिक्र किए थे एसिड का, बेस का। हम एसिड का यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जितना उसका मोलरिटी होगा, अल्फा हमारा जिससे इस वैल्यू से इस फॉर्मूला से फाइंड कर चुके हैं 1 माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूला से यदि हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं तो आसानी से उस एसिड के इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी इस एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल को आप बना सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल बनवाते हैं आपसे। न्यूमेरिकल है कि at 298 Kelvin as a room temperature, the specific conductance of 0.1 molarity acetic acid solution was found to be 0.00163 per ohm per centimeter। ये क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन का, 0.1 का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द, पीछे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आपको बताना है उस एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा। इफ द मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है इनफाइनाइट डिल्यूशन का, इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना, 390.7 पर ओम, बोलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ क्या है स्टूडेंट, इसके नीचे होगा पर मोल। ओके, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो कैसे इसको सॉल्व करें? पहले वैल्यू देखिए क्या क्या दिया हुआ, कप्पा दिया हुआ, हमने बोला था ये कप्पा है पर ओम पर सेंटीमीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। और क्या दिया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलरिटी या 0.1 मोल पर लीटर। ओके, इसको हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में, चूंकि ये पर सेंटीमीटर है तो हम 1000 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ओके, तो पर लीटर जो है वो पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। कितना? 10⁻⁴ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि क्वेश्चन बनाने से पहले सभी का यूनिट एक जैसा होना चाहिए, सभी का यूनिट एक जैसा सिस्टम में होना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 10⁻⁴ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कितना? तो आप जानते हैं मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाई सी, याद कीजिए, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू बोलिए क्या 1000/c होता है ना। तो इस फॉर्मूला से आप जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू, चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पहले से ही चेंज कर दिए इसलिए यहाँ 1000 यूज नहीं होगा, राइट। यहाँ 1000 यूज, ये नया फॉर्मूला नहीं, आप पढ़े हुए पिछले क्लास में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बताइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना? 0.00163 पुट कर दिए, और कॉन्सेंट्रेशन पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिए इसलिए यहाँ पर 1000 यूज नहीं करेंगे, हो गया 10⁻⁴ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप इसको चेंज नहीं करते यहाँ पर तो आपको यहाँ लिखना पड़ता 0.1 यहाँ पर, 0.1 यहाँ पर, और यहाँ लिखना पड़ता 1000। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा 10⁻⁴। ओके, तो इस तरह से हम एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर पता लगा लिए मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर कितना आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 16.3 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कितना? 16.3 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, चलिए, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलिए अब आगे काम करते हैं। क्वेश्चन में हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, कितना? 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए, हमारे पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन का भी मोलर कंडक्टेंस पता चल गया और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी मोलर कंडक्टेंस पता चल गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी हम सेकेंड एप्लीकेशन पर जस्ट अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट, बोलिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कर लिया जाए, दोनों वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं 16.3 बाय 390.7, इसको आप डिवाइड करो, रिजल्ट आएगा 0.0417। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यदि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लेते तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इस एसिड का आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप फॉर्मूला बताएं आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट को C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, जस्ट अभी बताए थे। तो बताइए C हमारा गिवन है, हाँ है, C हमारा दिया हुआ, अल्फा भी दिया हुआ, अल्फा भी हम लोग का फाइंड कर चुके हैं 0.0417। अब क्या दिक्कत है? सारा वैल्यू पुट कीजिए। C के जगह पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह 10⁻⁴, ठीक है, और अल्फा के जगह पर 0.0417 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है फॉर्मूला 1 माइनस 0.0417, या इसको राउंड ऑफ करके 1 कह सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 0.0 यदि माइनस करोगे तो लगभग 1 ही आएगा। अब इसको आप स्क्वायर और मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आ गया कितना? 1.74 इंटू 10⁻⁷ मोल पर 7 मोल सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरह से कोल्ड फ्लो का सेकेंड एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल आपका इस तरह का रहता है। गिवन डाटा की सहायता से इस फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला का यूज करके उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पता लगा सकते हैं। ओके, ये तब तक के लिए नहीं जब तक से आप उसका खुद न्यूमेरिकल न बनाओ। आपके बुक में भी ऐसे कुछ एप्लीकेशन का दिया हुआ है, नहीं तो हम आप लोग को अभी थोड़ा देर में हम सेंड कर देंगे आपका वीडियो लेक्चर सेंड करने के बाद। ओके, चलिए, तो सेकेंड एप्लीकेशन भी क्लियर। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन। क्या नाम है? कैलकुलेशन ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ स्पैनली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैनली सॉल्युबल मतलब होता है जो पूरी तरह से घुले नहीं, धीरे धीरे घुले, कम से कम घुले। हमारे नेचर में कई तरह के सॉल्ट है। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पानी में तुरंत घुल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो जल्दी पानी में घुलता नहीं है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट एटसेट्रा, विच डिजॉल्व इन ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। आरकोल ऐसे स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर के सॉल्बिलिटी को कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो कम से कम घुलने वाला सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
देखिए कैसे, एज दे डिजॉल्व वेरी लिटिल, ठीक है, देयर सॉल्यूशन आर कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी डाइल्यूशन, फर्दर एज देयर सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड देयर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू देयर सॉलिबिलिटी। जब वो सैचुरेटेड स्टेज में पहुंच जाए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बराबर होगा किसके, सॉलिबिलिटी से। नहीं समझना, चलिए इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं। जैसा डिटरमाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसके लिए आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, कप्पा, एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन। फॉर्मूला हमारा ये है, आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं। मोलर कंडक्टेंस एट गिवन एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय मोलरिटी, राइट। तो यहाँ हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू 1000 बाय मोलरिटी की जगह सॉलिबिलिटी। अब आप बोलोगे सर ये मोलरिटी की जगह आप सॉलिबिलिटी क्यों लिखें? इसीलिए कि मोलरिटी का यूज होता है, क्या होता है बोलिए, मोल पर लीटर। सोचिए किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी कब होगी ज्यादा, जब उसमें कम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिजॉल्व होगा। क्योंकि आप जानते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल बाय लीटर वॉल्यूम, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर के सॉल्यूशन डिजॉल्व है। यदि किसी की सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की यदि हम मोलरिटी ज्यादा कह रहे हैं तो कब ज्यादा कहेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होगा। इसलिए मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम इस मोलरिटी की जगह लिख दिए क्या, सॉल्युबिलिटी। ओके, तो बताइए सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा इनटू 1000 बाय बोलिए क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला से हम आसानी से कोई भी करंटली सॉल्युबल सॉल्ट का बोलिए सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग यूनिट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। क्योंकि मोलरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी यूज हुआ है तो इसका मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर। जितना ज्यादा मोल पर लीटर समझो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा, उसकी विलीयता उतनी ही ज्यादा। सॉल्युबिलिटी का मतलब विलीयता, घुलनशीलता। चलिए इसको क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल में आते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgCl इन वाटर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। वाटर एक सैचुरेटेड वाटर के में AgCl जो डिजॉल्व है एक सैचुरेटेड फॉर्म में है, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है 1.826 इंटू 10⁻⁻⁶ पर ओम पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पर उस सॉल्ट की यानी AgCl की सॉल्युबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। कुछ डाटा दिया हुआ है, आयनिक कंडक्टिविटी सिल्वर आयन का दिया हुआ है और क्लोराइड आयन का भी दिया हुआ है जो आपके सामने है। इसका 61.92 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और इसका 76.34 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों आयन का दिया हुआ है, तो आप कोर्डोस को यूज कर लीजिए। दोनों केटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी को प्लस करेंगे तो निकल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू पुट कर लिया जाए 61.92 हमारा इसका दिया हुआ है और 76.34 क्लोराइड आयन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर दिए, रिजल्ट इतना आया। चलिए इसका तो जरूरत पड़ेगा ही। अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.826 इंटू 10⁻⁻⁶ जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसे कप्पा कहते हैं या कंडक्टिविटी कहते हैं। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर में स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू 1000 सेंटीमीटर पर लीटर बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी जस्ट ये फॉर्मूला बताया आपको। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर लिया जाए 1.826 कप्पा की वैल्यू इंटू 1000 बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन 138 अभी जो हम लोग प्लस करके जो फाइंड किए थे 138.26। चलिए सारों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और इस तरह हम लोग को मिलेगा फाइनली 1.32 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इज करंटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का AgCl का सॉल्युबिलिटी। तो उम्मीद है आपको ये सारा एप्लीकेशन आज आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक आप इसका न्यूमेरिकल नहीं बना ले तब तक ये मत समझिए आप क्लियर हो गया। तो अब न्यूमेरिकल में जाइए, इसके सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा। कोर्डोस लॉ का एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे एग्जाम में आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोर्डोस लॉ, या बोलेगा स्टेट कोर्डोस लॉ, राइट इट्स टू एप्लीकेशन।
तो तीनों एप्लीकेशन जो आपको बताएं, पहला कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑल्सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? इस पैरेलली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इन तीनों पर एक एक न्यूमेरिकल का हम आपको आइडिया दे दिए। अब आपको इसका हम एक PDF भेजेंगे। घर में रहें, सेफ रहें और घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करें और इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के इस चैनल पर बने रहें और अपने क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखें।